Hello students, welcome to Dronacharya IAS YouTube channel. I am Dr. Daman Benipal presenting you daily current affairs covering 7th January 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वो सभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले न्यूज़ आर्टिकल से जो कि कज़ाकिस्तान क्राइसिस के बारे में है. कज़ाकिस्तान जो कि एक सेंट्रल एशियन कंट्री है वो इस वक्त काफ़ी अनरेस्टफुल कंडीशन में है. ऐसा इसलिए क्योंकि कज़ाकिस्तान में न्यू ईयर के अराउंड ये अनाउंसमेंट होती है कि वहाँ पे फ्यूल प्राइसेस को इंक्रीज़ कर दिया गया है. एलपीजी के प्राइसेस वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाते हैं जिसको लेकर कज़ाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंट प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है. और ये प्रोटेस्ट इतना वॉयलेंट होता है कि कज़ाकिस्तान में पहले स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है और स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर करने के बाद भी वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो ऑफिशियली स्टेप डाउन करती है बिकॉज ऑफ दीज वॉयलेंट प्रोटेस्ट. तो ये एक बेसिक बैकग्राउंड है. सिंपल शब्दों में ये जो शार्प और सडन इंक्रीज हुआ फ्यूल प्राइसेस में इसने नेशनल क्राइसिस को ट्रिगर कर दिया है कज़ाकिस्तान के अंदर और जिसके चलते गवर्नमेंट ने ट्यूसडे को ऑफिशियली स्टेप डाउन भी कर दिया फॉलोइंग दीज वॉयलेंट प्रोटेस्ट. नाउ इस पूरे व्यू के अंदर जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है वो ये है कि रशिया ने अपने ट्रूप्स को सेंड किया है कज़ाकिस्तान के अंदर ताकि वो कज़ाकिस्तान के सिक्योरिटी पर्सोनल्स को असिस्ट कर सके और दोबारा कज़ाकिस्तान के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर है उसे रिस्टोर कर सके. ना यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसे कैसे रशिया कज़ाकिस्तान के अंदर अपने मिलिट्री ट्रूप्स को भेज सकता है. Now for this we need to know that there is an organization called as Collective Security Treaty Organization जिस ऑर्गेनाइजेशन का कज़ाकिस्तान मेंबर है और रशिया भी मेंबर है. तो बेसिकली कज़ाकिस्तान के प्रेसिडेंट कासिम जोमार्थ तोकायेव इन्होंने इस रशिया डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को अपील किया कि वो कज़ाकिस्तान की हेल्प करे टू कम आउट ऑफ दिस एंटायर सिचुएशन. और इसको लेकर कज़ाकिस्तान ने जो रेफ़र किया है इस पूरे प्रोटेस्ट को उन्होंने कहा है दिस इज़ बेसिकली अ टेररिस्ट ग्रुप. और ये जो टेररिस्ट ग्रुप हैं दे हैव ऑल्सो रिसीव्ड सम ट्रेनिंग आउटसाइड एंड जिनकी वजह से कज़ाकिस्तान के अंदर माहौल इतना ख़राब हुआ है. तो उनकी इस अपील जो कि उन्होंने कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में की है उसके तहत रशिया के मिलिट्री ट्रूप्स कज़ाकिस्तान में पहुँचे हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दिस CSTO. ये CSTO क्या है? कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. ये एक तरीके का इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है. ऑलवेज रिमेंबर दिस. जिस तरह से हम पढ़ते हैं NATO नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सिमिलरली हमारे पास रशिया के डोमिनेटिंग ब्लॉक में आता है CSTO कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. नाउ अगर हम CSTO के ओरिजिन को देखें तो इट गोज बैक टू द कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी 1992 जिसे ताशकेंत ट्रीटी भी कहा जाता है. एंड इस ट्रीटी के बाद ये पूरा का पूरा मिलिट्री अलायंस फॉर्म होता है जिसके अंदर मेनली 6 कंट्रीज़ हमें मिलते हैं. सो देयर आर 6 कंट्रीज़ विच आर पार्ट ऑफ CSTO. कौन कौन से? लेट्स अंडरस्टैंड. सो जो फर्स्ट कंट्री है हमारा दैट इज़ रशिया. ये जो एंटायर ऑर्गेनाइजेशन है इट इज़ डोमिनेटेड बाय रशिया. ऑल्सो CSTO का जो हेड क्वार्टर है दैट इज़ ऑल्सो इन रशिया. द कैपिटल ऑफ रशिया मॉस्को. यहाँ पे हमारा CSTO का हेड क्वार्टर भी प्रेजेंट है. तो पहला कंट्री रशिया. रशिया के बाद हम बाकी कंट्रीज़ अगर देखें तो सबसे पहले याद रखेंगे सेकेंड वन इज़ बेलारूस. ठीक है जी. रशिया, रूस, सेकेंड कंट्री इज़ बेलारूस. ओके. बेलारूस के बाद हमारे पास नेक्स्ट कंट्री इज़ आर्मेनिया. सो रशिया, बेलारूस, आर्मेनिया फॉलोड बाय कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान. ओके जी, याद रखेंगे इसे. 6 मेंबर्स हैं टोटल. रशिया, बेलारूस, आर्मेनिया एंड देन कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान. ये सब के सब एक्स सोवियत कंट्रीज़ हैं. एंड यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करेंगे. देयर आर 2 कंट्रीज़ जिनको ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है. सबसे पहले यूरोप के अंदर हमारे पास यहाँ पे आता है सर्बिया.
सर्बिया हैज़ बीन गिवन एन ऑब्जर्वर स्टेटस इन CSTO, एंड उसके अलावा अफगानिस्तान हैज़ ऑल्सो बीन गिवन एज द ऑब्जर्वर स्टेटस अंडर CSTO। ठीक है जी। अब CSTO का मेंबर होना मतलब क्या? अगर कोई भी कंट्री CSTO का मेंबर है तो वो किसी और तरह के मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल NATO। ये भी कहा जाता है कि CSTO नेटो को ही काउंटर बैलेंस करने के लिए बना हुआ है। आप इस मैप में भी देख सकते हैं किस तरफ आपके वेस्ट में आपको डोमिनेंस देखने के लिए मिलेगी नेटो की, और किस तरह ईस्ट में इसको बैलेंस कर रहा है CSTO। तो कोई भी ऐसा कंट्री जो कि CSTO का मेंबर है वो किसी और मेजर मिलिट्री अलायंस का मेंबर नहीं बन सकता। इस पूरे मिलिट्री अलायंस का, इस पूरी मेंबरशिप का बड़ा जो पर्सपेक्टिव ये है, इट्स अबाउट द सिक्योरिटी अश्योरेंस। मोस्ट सिग्निफिकेंटली किसी भी थर्ड कंट्री ने अगर इस CSTO के मेंबर के ऊपर आकर मिलिट्री एग्रेशन दिखाया तो उसे काउंटर बैलेंस करने के लिए, उससे काउंटर करने के लिए CSTO काम करेगा। ऑल्सो CSTO के अंदर मेंशन है कि अगर हमारे जो सिग्नेटरीज हैं, हमारे जो मेंबर हैं, अगर किसी एक पे भी ऐसा एग्रेशन हुआ, हम मानेंगे दैट इज अगेंस्ट ऑल ऑफ अस। तो मतलब अगर किसी एक कंट्री के ऊपर, CSTO के ऊपर लेट्स से एग्रेशन होता है, थर्ड कंट्री आकर मिलिट्री एग्रेशन करती है, तो उसके तहत CSTO कहता है कि हम सबके ऊपर ये हमला हुआ है और इसीलिए ये सब के सब मिलकर इसे काउंटर करेंगे। तो इसीलिए समझिए दैट कजाकिस्तान ने इस पूरे के पूरे इवेंट को एक टेररिस्ट मूवमेंट के तौर पे कहा, एंड दे वेंट टू CSTO, एंड जिसके चलते रशिया ने अपने मिलिट्री ट्रूप्स को कजाकिस्तान में भेजा है टू हेल्प टू ब्रिंग लॉ एंड ऑर्डर बैक इन कजाकिस्तान। नाउ लास्टली, हमें कुछ प्लेसेस के नाम पता होने चाहिए। समटाइम्स व्हाट हैपन्स, UPSC प्रीलिम्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट शहर जहाँ पे कोई प्रोटेस्ट हुआ या फिर जो न्यूज़ में था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अभी तक के लिए कौन कौन सी जगहें कजाकिस्तान में न्यूज़ में रही हैं? तो सबसे पहले जो प्रोटेस्ट है वो शुरू होता है कजाकिस्तान के वेस्टर्न एरिया में। ये जो एरिया है, दिस पर्टिकुलर रीजन, यहाँ पे कजाकिस्तान के काफ़ी ऑयल रिच फील्ड्स हैं, यहाँ पे ऑयल रिच एरिया है। तो यहाँ पे जो प्लेस है उसका नाम है जेनाउजन। यहाँ से प्रोटेस्ट शुरू होते हैं फॉर द इंक्रीजिंग प्राइस इन LPG। ना इसके बाद जो अनरेस्ट है वो स्प्रेड होता है टुवर्ड्स द कैस्पियन सी कोस्ट, और वहाँ पे आपको एक सिटी मिलता है अक्ताउ। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें अनरेस्ट मिलता है। एंड इसके बाद जो प्रोटेस्ट है वो कजाकिस्तान के जो लार्जेस्ट सिटी की तरफ पहुँच जाता है, विच इज़ एलमाती, राइट। तो सबसे पहले वेस्टर्न एरिया से शुरू होता है, एंड इसके बाद अभी जो एरिया जो जिसकी वजह से पूरा का पूरा सिनारियो काफ़ी ज़्यादा मेजरली वायलेंट हो चुका है, दैट इज़ बिकॉज दिस प्रोटेस्ट हैज़ गॉन टू अलमाती विच इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ कजाकिस्तान। ना यहीं पे याद रखिएगा कजाकिस्तान की जो कैपिटल है दैट इज़ अस्ताना। ओके जी। ना इसके बाद कल की वीडियो में हमने सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ भी याद किए थे, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आज का आपका होमवर्क है, आपने अपनी एटलिस्ट में नोट करना है कि ऐसे कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जो कि कजाकिस्तान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। सो यू हैव टू नोट डाउन दोज कंट्रीज विच शेयर द बॉर्डर विद कजाकिस्तान। ओके, एंड एक और चीज़ याद रखेंगे, कजाकिस्तान इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री। कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह although Kazakhstan is bordering Caspian Sea, still Kazakhstan is a landlocked country। तो इसका रीज़न हमने क्या दिया था, that Kazakhstan although Caspian Sea को टच ज़रूर करता है, but Caspian Sea is an enclosed lake। वो एक लेक है जो कि चारों तरफ से बंद है, जिसकी वजह से कजाकिस्तान किसी भी सी और ओपन ओशन तक पहुंच नहीं सकता। तो यहाँ पे याद रखिएगा कजाकिस्तान लैंडलॉक्ड कंट्री तो है ही है, लेकिन ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री है। ओके, तो अपना होमवर्क, अपनी एक्सरसाइज कीजिएगा। मैं कमेंट बॉक्स में देखूंगी कि आप में से कितने लोगों ने आकर कमेंट किया है कि कजाकिस्तान के साथ और कौन कौन से कंट्रीज अपने बॉर्डर शेयर करते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ EWS कोटा केस से रिलेटेड है। तो सुप्रीम कोर्ट में कल हियरिंग थी इस कोटा केस को लेकर। ये केस किस चीज़ के लिए है? बेसिकली इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कोटा, ये हमारे पास 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंडर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को 10% कोटा ग्रांट किया गया।
और यहाँ पे बड़ी चीज़ आती है कि हमारी सोसाइटी के अंदर हम किन लोगों को इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंदर डालेंगे। तो इसको लेकर गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया दिया, बहुत सारे क्राइटेरियाज थे, पर जो मेजर क्राइटेरिया था वो ये कि वो लोग जिनकी एनुअल फैमिली इनकम 8 लाख से कम है वो किस कैटेगरी में आकर फॉल करेंगे, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंदर, और जिसके थ्रू उनको इकोनॉमिक रिजर्वेशन मिलेगी। 10% सीट्स को रिजर्व किया गया इन पब्लिक जॉब्स एज वेल एज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। नाउ इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में ये क्वेश्चन उठा कि किस तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये 8 लाख के क्राइटेरिया को सेट किया। और यहाँ पे कल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी मेंशन किया कि 14 जनवरी 2019 को 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है और आप EWS कोटा को पास करते हैं, अनाउंस करते हैं, एंड जस्ट आफ्टर 3 days 17 Jan 2019 को ये क्राइटेरिया आ जाता है कि 8 लाख से जिनकी एनुअल इनकम कम है वो EWS कोटा के अंदर आएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया कि क्या 3 दिनों में आपने मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को कंसल्ट किया और इतनी जल्दी आपकी स्टडीज़ कैसे पूरी हुई और आप किस तरह 8 लाख के फिगर पे आए। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी रिवील किया कि लास्ट ईयर अक्टूबर में आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा कि जो 8 लाख का थ्रेशहोल्ड है इट वाज लार्जली बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई द क्रीमी लेयर इन ओबीसी कोटा। ओबीसी कोटा के अंदर क्रीमी लेयर को डिटरमाइन करने के लिए वहाँ पे भी 8 लाख की लिमिट है कि हमने वहाँ से इसको डिराइव किया है। लेकिन इसके बाद इस दिसंबर में जो गवर्नमेंट ने अपनी रिव्यू कमेटी बनाई है जिसने कि इस पूरे क्राइटेरियाज को रिव्यू किया है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि ये जो 8 लाख एनुअल इनकम की लिमिट रखी गई है ये हमने ओबीसी कोटा की जो क्रीमी लेयर थ्रेशहोल्ड है वहाँ से उसे अडॉप्ट नहीं किया है ना। इसको लेकर इंडिया के सॉलिसिटर जनरल ने ये भी कहा कि इस कोटा को डिटरमाइन करने के लिए देयर वाज एप्लीकेशन ऑफ माइंड बिहाइंड दिस एंड पूरा का पूरा एक ऑफिशियल मेमोरेंडम डेलिब्रेट किया गया था विद मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड जिसके बाद ये 8 लाख की लिमिट को तय किया गया है। तो ये डेवलपमेंट है हमारे EWS कोटा केस को लेकर जिसके अंदर गवर्नमेंट ने इस टाइमलाइन को क्वेश्चन करते हुए कहा कि 3 दिन में आपने किस तरह पूरी की पूरी स्टडीज़ की, किस तरह से आपने 8 लाख की लिमिट को जस्टिफाई किया है फॉर EWS कोटा। यहाँ पे हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्लियर होना चाहिए व्हाट इज़ 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। और क्योंकि ये अमेंडमेंट एक्ट है तो किस में अमेंडमेंट की गई थी, अमेंडमेंट वाज डन इन आर्टिकल 15 एंड 16 और न्यू क्लॉजेस को ऐड किया गया था लाइक आर्टिकल 15 क्लॉज 6 एंड आर्टिकल 16 क्लॉज 6। ये क्या है आप अपनी पॉलिटी की क्लासेस में पढ़ते हैं, इस पूरे कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइज कीजिएगा। और यहीं पे हमने हमारी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि EWS कोटा केसेस को लेकर वैसे भी और कंसर्न है क्योंकि इट इज़ ब्रीचिंग द 50% कैप ऑफ रिजर्वेशन। इंदिरा सोनी जजमेंट के अंदर जो 50% रिजर्वेशन का कैप रखा गया था कि पब्लिक जॉब्स और एडमिशन्स के अंदर रिजर्वेशन जो है वो 50% से ऊपर नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये जो 10% कोटा इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को मिल रहा है इट इज़ ऑलरेडी ब्रीचिंग दैट। तो ये जो पूरा रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है और ये जो आर्टिकल्स हैं इनको आपने पॉलिटी में रिवाइज करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है। आप अपनी प्रिपरेशन में जब जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं और जियोमॉर्फोलॉजी में जब रॉक्स का टॉपिक आता है तो यू रीड अबाउट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रॉक्स आर देयर, किस तरह से वो रॉक्स की फॉर्मेशन का प्रोसेस डिफरेंट है, और आगे चलकर जब आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे एज ऑफ द रॉक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है। आप सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी पढ़ते हैं तो आप कहते हैं कि ओशन फ्लोर के ऊपर तो 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड तक की रॉक है और कॉन्टिनेंट पे हमें 2000 मिलियन ईयर्स से भी ओल्ड रॉक्स मिल जाती हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ओशन फ्लोर इज़ यंगेस्ट देन द कॉन्टिनेंटल फ्लोर एंड व्हाट नॉट। यहाँ पे इस टॉपिक से रिलेटेड जो न्यूज़ आई है वो ये है, इंडिया के अंदर एक ओपन रॉक म्यूजियम ओपन किया गया है जहाँ पे 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड तक की रॉक्स प्रेजेंट हैं। तो बेसिकली 35 बिलियन ईयर्स टू 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड इस टाइम पीरियड के बीच की रॉक्स आपको इंडिया के
ओपन रॉक म्यूजियम के अंदर मिलेगी. So anybody who is interested to see these rocks, especially 55 million year old rock, you can definitely visit the Open Rock Museum. अब हम visit करना है तो कहाँ पे visit करना है? So these rocks are basically displayed on the campus of CSIR, National Geophysical Research Institute, Hyderabad. इसे National Geophysical Research Institute के अंदर डिस्प्ले किया गया है. There are about 46 rocks of different sizes एंड वहाँ पे इनको डिस्प्ले किया गया है और रॉक्स की डिस्क्रिप्शन रिटन है वहाँ पे, जहाँ पे उस रॉक की इकोनॉमिक और साइंटिफिक इम्पोर्टेंस को बताया गया है. ऑल्सो देर इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट. यहाँ पे जो रॉक्स डिस्प्लेड हैं उनमें से कुछ रॉक्स अर्थ के 175 किलोमीटर डेप्थ से निकाली गई हैं. तो अर्थ के 175 किलोमीटर डेप्थ पे कैसी रॉक्स हैं, वो रॉक्स भी इस म्यूज़ियम के अंदर डिस्प्ले की गई हैं. यहाँ पे इंडिया भर से डिफरेंट सैम्पल्स आए हैं. दे आर सम रॉक्स फ्रॉम उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, झारखंड एंड मैनी अदर स्टेट्स, जहाँ से इन रॉक्स को लेकर आया गया है. तो याद रखिएगा कहाँ पे ये ओपन रॉक म्यूजियम इनॉग्रेट हुआ है. इट इज़ बीन इनॉग्रेटेड इन द कैंपस ऑफ CSIR, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट. और इसे लेकर ये कहा गया है दैट दीज मॉन्यूमेंट्स आर बेसिकली द मॉन्यूमेंट्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, क्योंकि किस तरह हम सेल्फ रिजिलियंट हो गए हैं डिफरेंट सेक्टर्स में. हमारे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो किस लेवल पे पहुंच चुकी है, एंड उसकी ये एक तरह की रिप्रेजेंटेशन है. और यहीं पे इस न्यूज़ आर्टिकल में ये भी मेंशन किया गया that CSIR NGRI, National Geophysical Research Institute, is celebrating 80 years of its formation. So it's important for us to know कि नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट 1961 में इस्टेब्लिश हुआ था अंडर CSIR. व्हाट इज CSIR? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च. इस इंस्टीट्यूट में जो रिसर्च एरियाज कवर किए जाते हैं दैट इज़ लाइक हाइड्रोकार्बन एंड कोल एक्सप्लोरेशन, मिनरल एक्सप्लोरेशन यहाँ पे स्टडी किया जाता है. डीप सेस्मिक साउंडिंग स्टडीज़, जो आप अर्थक्वेक में सेस्मिक वेव्स के बारे में पढ़ते हैं, उसको यहाँ पे स्टडी किया जाता है. एक्सप्लोरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, अर्थक्वेक हजार्ड असेसमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ्स इंटीरियर, इट्स एवोल्यूशन, जियोफिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जियोथर्मल एक्सप्लोरेशन. सो बेसिकली अर्थ से रिलेटेड, अर्थ की जोग्राफी से रिलेटेड जितनी भी स्टडीज़ हैं वो कौन कंडक्ट करता है इंडिया के अंदर? नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट. आगे बढ़ते हैं. हमारी नेक्स्ट न्यूज़ FCRA से रिलेटेड है. FCRA विच इज़ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट. बीते कुछ दिनों से FCRA काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है. स्पेशली इससे ज़्यादा लाइमलाइट तब मिलती है जब क्रिसमस के अराउंड मिशनरीज ऑफ चैरिटी, जो कि एक कोलकाता बेस्ड NGO है विच रिलेट्स टू मदर टेरेसा, इनकी FCRA रजिस्ट्रेशन को रिजेक्ट किया गया था, रिफ्यूज़ किया गया था. तब से ये FCRA बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था. नाउ वी नीड टू नो व्हाई FCRA इज़ इम्पॉर्टेंट. इंडिया में कोई भी NGO अगर इनको फॉरेन फंड्स, फॉरेन कंट्रीब्यूशंस रिसीव करने हैं तो ये तभी कर पाएंगे अगर वो NGO FCRA के अंडर रजिस्टर्ड है. ये एक नॉर्म है जो कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रेगुलेट करता है. अगर वो NGO FCRA के अंदर रजिस्टर्ड है तभी वो फॉरेन फंड्स को, बाहर से आने वाला जो चंदा है, फॉरेन फंड्स जो मिल रहे हैं, उन्हें यूज़ कर सकता है. दोबारा फिर से FCRA एक्ट का न्यूज़ में आने की मेन वजह यही है कि कुछ और NGOs भी ऐसे हैं जिनकी FCRA रजिस्ट्रेशन को रिन्यू नहीं किया गया है. सो FCRA एक्ट में बेसिकली क्या कवर होता है, ये किस लिए बना है, इसका प्रोविज़न आपको क्लियर होना चाहिए. आगे बढ़ते हैं. हमारी नेक्स्ट न्यूज़ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ अबाउट अ वाटर बर्ड. ये इस न्यूज़ आर्टिकल के अंदर ओरिएंटल डार्टर को लेकर जो कंजर्वेशन एफर्ट्स किए गए हैं उसे मेंशन किया है. ओरिएंटल डार्टर बेसिकली एक वाटर बर्ड है जो कि मेनली हमें ट्रॉपिकल साउथ एशिया में मिलती है. और इसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसका नाम है एहिंगा मेलानोगैस्टर. नाउ ये जो वाटर बर्ड है, अगर हम इसके फीचर्स को डिस्कस करें तो पहली बात, ये वाटर में स्विम करती है एंड इसकी जो नेक है दैट इज़ वेरी लॉन्ग एंड सिलेंडर. काफ़ी लॉन्ग और पतली सी नेक है इस वाटर बर्ड की. दूर से देखने में ऐसा लगता है कि वो एक स्नेक जा रहा है, बट एक्चुअली में वो क्या है? इट्स अ वाटर बर्ड. नाउ इससे होता क्या है, ये जो बर्ड है ये स्विम करती है वाटर में
और इसकी जो बीक है ये बहुत ही ज़्यादा शार्प है और काफ़ी लंबी है, जिसकी वजह से ये पानी के अंदर जो फिशेस जा रही होती है उनको पंक्चर कर देता है, उसको हिट करता है, एंड पंक्चर करने के बाद ये हवा में पानी से निकाल कर हवा में टॉस करके उस बर्ड को कंज्यूम करता है, स्वैलो करता है। तो ये फीचर है हमारे ओरिएंटल डार्टर्स का। जो डार्टर्स हैं दे हंट फॉर फिश, एंड उनकी बाकी सारी की सारी जो बॉडी है ये वाटर में रहती है, सिर्फ उनकी जो गर्दन है, जो लंबी और पतली गर्दन है, ये पानी से बाहर आती है। सो जितने टाइम तक एक लेक के अंदर जो ओरिएंटल डार्टर है उसको फिश मिल रही है जिससे कि वो कंज्यूम कर सके, तब तक ये जो बर्ड है वो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर रहती है। ना इस बर्ड को लेकर न्यूज़ ये आई है 22 ईयर्स के बाद भरतपुर बर्ड सेंचुरी, जिसका ऑफिशियल नेम है कोयला देव नेशनल पार्क, वहाँ पे इसकी रिंगिंग की गई है। इनको बैंड्स पहनाए गए हैं, रिंग्स पहनाए गए हैं, जो कि हेल्प करेंगे हमें असेस करने के लिए कि इनकी जो माइग्रेशन है या फिर इनका हैबिटेट कैसा है, ये किस तरह से कहाँ कहाँ पे जाती हैं, कहाँ पे नेस्टिंग करती हैं, उनका जो मेनली पूरा का पूरा जो रूट है उसे हेल्प स्टडी करने में ये जो रिंगिंग की गई है, जो बैंड पहनाए गए हैं इस बर्ड को, ये इम्पॉर्टेंट है। नाउ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ओरिएंटल डार्टर का जो स्टेटस है वो क्लियर होना चाहिए। तो IUCN ने, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इस स्पीशी को नियर थ्रेटेंड के अंदर क्लासीफाई किया है। ठीक है जी। और ये जो बैंडिंग रिंगिंग पहनाई गई है स्पेशली ऑन दी 10 बर्ड्स, 10 जो डार्टर्स हैं, दिस विल हेल्प अस टू स्टडी देयर प्रेफरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर हैबिटेट एंड टू आइडेंटिफाई देयर मूवमेंट। पहले भी इन बर्ड्स की रिंगिंग और बैंडिंग की जाती थी। इट यूज टू बी कंडक्टेड बाय द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, लेकिन फिर ये एक्सरसाइज बंद हो गई थी वंस द भरतनगर सेंचुरी इट वाज अपग्रेडेड एंड नेम्ड एज कोयला देव नेशनल पार्क। तो तकरीबन 22 ईयर्स के बाद इन बर्ड्स को यहाँ पे टैग किया गया है, एंड इससे इनकी हैबिटेट की इकोलॉजी के ऊपर किसी भी तरह का इम्पैक्ट नहीं होगा। हम ये भी कह सकते हैं कि जो स्टडी है ये अपने आप में ऐसी पहली स्टडी है विच इज़ फोकसिंग ऑन दी रिंगिंग एंड दी बैंडिंग ऑफ द ओरिएंटल डार्टर्स। सो इससे इवन जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उन्होंने बर्ड लवर्स को भी कहा है कि उनको अपने अपने रीजन्स में इस डार्टर को स्पॉट करना चाहिए, क्योंकि इन डार्टर्स के ऊपर कलर्ड रिंग्स पहनाई गई हैं एंड दे शुड इन्फॉर्म द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ऑफ दैट पर्टिकुलर बर्ड। तो इससे जो कॉमन लोग हैं वो भी इस डाटा कंजर्वेशन के अंदर इन्वॉल्व होंगे, बिकॉज अब वो इजीली इसे रिकग्नाइज कर सकते हैं। नाउ इसके बाद कुछ पॉइंट्स कोयला देव नेशनल पार्क के बारे में भी हमें पता होने चाहिए। सबसे पहली चीज़, यू नीड टू नो दैट दिस कोयला देव नेशनल पार्क इज़ प्रेजेंट इन राजस्थान, और इसे पहले भरतपुर बर्ड सेंचुरी कहा जाता था क्योंकि ये भरतपुर राजस्थान में प्रेजेंट है। इट इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स एवीफोना सेंचुरी। यहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स स्पेशली विंटर सीजन में आती हैं, एंड इसे पहले प्रोटेक्टेड सेंचुरी डिक्लेयर किया जाता है 1971 में, एंड इट इज़ ऑल्सो अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। बेसिकली इट वॉज अ डक शूटिंग ग्राउंड जहाँ पे भरतपुर के महाराजा डक्स को शॉट करते थे, एंड जो शूटिंग राइट्स हैं वो रिटेन्ड हैं टिल 1972 से। नाउ इस को बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया जाता है 1976 में, और फिर 1981 के अंदर जो हमारा ये जो बर्ड सेंचुरी था ये रामसर साइट बन जाता है और नेशनल पार्क भी डिक्लेयर कर दिया जाता है। एंड फिर 1985 में हमारे ये जो कोयला देव नेशनल पार्क है इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि जो हमारी कोयला देव नेशनल पार्क है इट इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट एज वेल। ना जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए, जो कि बार बार पूछा भी गया है, दैट इज़ अबाउट मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। कल भी हमने इसकी बात की थी, कल के वीडियो में भी। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड बेसिकली वेटलैंड साइट्स का रजिस्टर है, ऐसे वेटलैंड्स विच नीड इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस, जहाँ पे इस वक्त ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जो कि इकोलॉजिकल कैरेक्टर के हैं एंड जिसकी वजह से वो जो वेटलैंड है वो खतरे में है। तो ऐसी साइट्स को इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस देने के लिए कहाँ पे मेंशन किया जाता है? मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में, राइट। इंडिया में अभी तक ऐसी 3 साइट्स हैं जिन्हें मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में मेंशन किया गया है। कल हमने बात की थी चिलिका लेक की, रिमेंबर, और हमने कहा था कि चिलिका लेक को मेंशन किया गया क्योंकि उस वक्त चिलिका लेक में सिल्टेशन की जो प्रॉब्लम थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन 2002 के अंदर
चिलिका लेक डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इतना अच्छा काम किया कि इसे इस रिकॉर्ड से रिमूव कर दिया गया। याद रखिएगा, चिलिका लेक को मेंशन किया गया था लेकिन रिमूव कर दिया गया था। लेकिन इसके बाद भी इंडिया के अंदर 2 ऐसे वेटलैंड्स हैं जिनको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में मेंशन किया गया है, जिनमें से पहला है कोयला देओ नेशनल पार्क। कोयला देओ नेशनल पार्क मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर मेंशन्ड है, याद रखिएगा, विच इज़ प्रेजेंट इन राजस्थान। और जो तीसरी साइट है दैट इज़ लोकतक लेक, मणिपुर। रिमेंबर दिस, मणिपुर की लोकतक लेक भी किसमें मेंशन है? मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में। तो प्रेजेंटली there are 2 sites from India which are mentioned under Montreux record, लेकिन कुल अभी तक 3 साइट्स को मेंशन किया गया, जिसमें से जो चिलिका लेक है वो रिमूव हो चुकी है। दिस पॉइंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी बार आपके प्रीलिम्स में पूछा गया है, तो याद रखिएगा। प्रेजेंटली देयर आर 2 साइट्स फ्रॉम इंडिया विच आर मेंशन अंडर मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड एंड दे आर कोयला देओ नेशनल पार्क एंड लोकतक लेक। नाउ यू नो द ड्रिल। आप अपने अपने एटलस के अंदर राजस्थान के मैप में कोयला देओ नेशनल पार्क मार्क करेंगे और मणिपुर के मैप में लोकतक लेक मार्क करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के प्रोग्राम टू टेक द थर्ड आई इन द स्काई के बारे में है। वेल, दिस प्रोग्राम इज ऑल अबाउट मोर इफेक्टिव यूज़ ऑफ ड्रोन। इंडिया के अंदर ड्रोन एप्लीकेशन कितनी इफेक्टिवली यूज़ किया जा सकता है, ये उसके बारे में है। Basically, right now there are initiatives going on to make India a global hub for drones, especially under आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत के अंदर इंडिया को ड्रोन हब बनाना चाहते हैं हम, और इसी को लेकर रिसेंटली गवर्नमेंट ने ड्रोन रूल्स जो हैं उनको थोड़ा सा लिबरलाइज भी किया था। तो देयर वाज नोटिफिकेशन कमिंग फॉर ड्रोन रूल्स 2021, जिसमें काफ़ी हद तक जो लिमिट्स थे उनको लिबरलाइज किया गया था ना। इसमें क्या किया, मिनिस्ट्री ने डिफरेंट एरियाज़ में किस तरह ड्रोन को यूज़ किया जा सकता है उसको यहाँ पे शो किया। सबसे पहले अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात करें तो इसके लिए कहा गया कि जो ड्रोन की जो डिप्लॉयमेंट होगी दिस विल हेल्प इन कॉम्बैट कम्युनिकेशन इन रिमोट एरियाज, ऑल्सो इन द काउंटर ड्रोन सोल्यूशन। इसके अंदर जो ड्रोन है वो हेल्प करेगा फॉर द डिफेंस सेक्टर। देन होम अफेयर्स के लिए कहा गया कि वीवीआईपी सिक्योरिटी के अंदर भी जो ड्रोन्स हैं उनको यूज़ किया जा सकता है, ऑल्सो फॉर क्राइम कंट्रोल, रेड्स, काउंटर टेरर ऑपरेशंस। तो होम अफेयर मिनिस्ट्री भी ड्रोन्स को यूज़ करे। फिर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए कहा गया कि ड्रोन्स को हम यूज़ कर सकते हैं टू डिलीवर मेडिसिन्स, घर घर पर मेडिसिन्स पहुंचाना, ऑल्सो टू डिलीवर दी सैम्पल कलेक्शन फॉर टेस्ट। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी ड्रोन को यूज़ करे। देन आगे बढ़कर एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया कि वी कैन यूज़ दीज ड्रोन्स फॉर क्रॉप एंड सॉइल हेल्थ असेसमेंट, फॉर द एंटी लोकिस्ट वर्क। हमारे पास जो पेस्ट अटैक आता है उसकी असेसमेंट में भी हम ड्रोन्स को यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो इट कैन बी अ वेरी हेल्पफुल गैजेट फॉर इंश्योरेंस क्लेम्स, कि कितना हमारे पास जो लेट्स से कि कहीं पे क्रॉप डिस्ट्रॉय हुई है उसकी असेसमेंट करने में भी जो ड्रोन्स हैं वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। देन इसके बाद इसकी एफिशिएंसी को पंचायती राज में भी लेकर गए कि इस ड्रोन्स को यूज़ करके हम हमारे जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं और जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं इन्हें भी प्रॉपरली मेंटेन कर सकते हैं। और नहीं, आगे इन्वायरमेंट की भी बात की गई that we can use these drones for forest and climate change, for anti-poaching operation and to monitor wildlife as well. Then power sector में कहा गया कि we can use the drones for the real-time surveillance of assets and transmission lines, and road transport के लिए भी कहा गया that जो हमारी project monitoring है, incident का जो response है, उसके लिए भी जो drones हैं इनको हम use कर सकते हैं। तो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को सजेशंस दी गई कि जो ड्रोन है उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, फ्रॉम सर्वेलेंस टू डिज़ास्टर मैनेजमेंट। हेल्थ भी इसमें आ गया, एग्रीकल्चर भी आ गया, इन्वायरमेंट भी आ गया, पावर भी आ गया। हर एक सेक्टर के अंदर हम ड्रोन को यूज़ करें ताकि इंडिया एक ग्लोबल हब बन सके फॉर ड्रोन्स, एंड दिस विल अल्टीमेटली सपोर्ट इंडियाज़ आत्मनिर्भर भारत अभियान। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इस वीडियो लेक्चर में हमने आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है जो कि हमारे यूपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आई होप यू गाइज enjoyed दिस लेक्चर। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड।
Thank you very much. Thanks for watching Dronacharya IAS YouTube channel. Thank you.